तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आई होप आप मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में 20 नंबर आपका पक्का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 4 महत्वपूर्ण आप लोगों को लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 4 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। जो क्लास 10th में हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में उनका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने वो क्वेश्चंस चूज़ किया है, 4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि 20 मार्क्स यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्नों को अच्छे से आपको तैयार करके ही जाना है। तो देर किस बात की करनी है, जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अपना 20 मार्क्स अच्छे से अचीव कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। उसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इस प्रश्न को आपको बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न यह है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग में बदलकर हल कीजिए। ये बड़ा सा इक्वेशन दे देता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर ही क्या करना, हल करना है। ठीक है, अब इधर स्कूल में छमाही पेपर हुआ था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आए थे। बोर्ड एग्जाम में तो पूछिए मत कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अकेले ही आते हैं दीर्घोत्तरीय, जो कि 6 मार्क्स के अकेले ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स के अकेले पूछे जाते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हल कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हल करते हैं, आराम से समझिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में बदल के हल करना है। तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही चाहेंगे तो सिंपल से आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। यहाँ पे हमको दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। यहाँ दिया है दूसरा 6/x-1 फिर माइनस 3/y-2 बराबर 1 दे रखा है। हमें करना क्या है, यहाँ पे अच्छे से आपको समझना है कि देखिए 5 है, 5 के इंटू में 1 लिख सकता हूँ मैं, कोई आपत्ति? 5 के इंटू में 1 लिख सकता हूँ मैं, आराम से लिख सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपका देखिए 1/x-1 निकल सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना 1/x-1 बराबर मान लिया जा रहा है u। जब कुछ भी मान सकते हैं, हमने u मान लिया। ठीक है, तथा इसी तरह यहाँ पे भी इंटू में 1 ऊपर हो सकता है बिल्कुल। अब यहाँ से हमें क्या निकल रहा है कि 1/y-2 1/y-2 बराबर हम मान लेते हैं v मान लेते हैं। ठीक है, इतना क्या करने पर, रखने पर अब इतना मान लिया गया। अब करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो ये बताइए कि 5 गुणे 1/x-1 बराबर अगर हम u रखते हैं, तो 5 में अगर इतना का u का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 u आ जाएगा, बीच में प्लस है प्लस, फिर 1 इंटू 1/y-2 का वैल्यू अगर हम v रखता हूँ तो 1 में v का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ v बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये इक्वेशन नंबर क्या है आपके, फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह यहाँ आइए, तो यहाँ पे भी 6 इंटू में 1 यहाँ पे छिपा होगा, तो 1/x-1 की वैल्यू क्या हमारा है, u, तो आ जाएगा क्या, 6u, फिर माइनस यहाँ पे भी 1 छिपा है, तो 1/y-2 की वैल्यू हमने क्या माना है, v, तो हो जाएगा 3v बराबर क्या, 1। और यह समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको? बताइए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हमने देख रहा है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक वैल्यू आपको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। कोई ना कोई एक वैल्यू बराबर रहेगा। तो जैसे यहाँ पे 5u है, यहाँ पे 6u है, यहाँ पे v है, यहाँ पे माइनस क्या है, 3v है, बराबर 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं समीकरण पहला में अगर 3 का गुणा कर दूँ तो ये भी 3v हो जाएगा और ये भी 3v है, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे, अब 3 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो 3 से गुणा करने पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 3 को गुणा करूँ तो 3 5 हैं 15u, और प्लस 3 में v का गुणा करूँगा तो 3v बराबर 3 दूनी के 6। ये समीकरण नंबर मान लीजिए तीसरा। अब देखिए समीकरण तीसरा और दूसरा में देखिए ये भी -3b है, भी +3b, तो -3b +3b कट जाता है, तो मतलब क्या करने पे, जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा ब्लैक पेन से आप लिखिए हेडिंग कि समीकरण
2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 आपका है 6u माइनस 3v बराबर 1, ये समीकरण नंबर दूसरा है। इसी में जोड़ देना है तीसरा को, तो 15u और प्लस 3v बराबर 6, ये समीकरण नंबर क्या है, तीसरा। अब यहाँ पे जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। तो माइनस 3v प्लस 3v ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा 15u और प्लस 6u, 15 6 21u बराबर 6 1 7। अगर यहाँ मैं u की वैल्यू निकालूँ तो u बराबर क्या आ जाएगा, 7 बटे कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। u की वैल्यू कितना गया, 7 बटे 21 आ गया। और जब u की वैल्यू आ गया तो u का वैल्यू इसकी कोई भी समीकरण में रख देंगे तो v का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ रख लीजिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण किस में रखना चाहते हैं आप, किसी में रख लीजिए, दूसरा में रखना चाहते हैं। समीकरण दूसरा में u बराबर 7 बटे 21 का मान रखने पर चलिए रख लेते हैं। किस में, समीकरण दूसरा में। समीकरण दूसरा में रखेंगे तो यहाँ पर उतारना पड़ेगा कि 6u माइनस 3v बराबर 1 दे रखा है, और यहीं पे u का वैल्यू रख देना है। तो 6 गुणे u आ गया, u की जगह क्या रख देंगे, 7 बटे 21 रख देंगे, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 3v बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ से देखिए 7 त्रिके 21 हो गया, 7 त्रिके 21 और 3 दूनी के 6, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3v बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं ये बात करूँ कि 2 और प्लस 1 इधर आएगा तो -1, अब बराबर माइनस 3v उधर जाएगा तो प्लस 3v, तो 2 में से गया तो बच जाएगा 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3v। अगर यहाँ से v की वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा 1 बटे 3। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, u बराबर 7 बटे 21 आ गया, और यहाँ पे देख पा रहे हैं v बराबर कितना आ गया, 1 बटे 3 आ गया। तो ये आपका आंसर नहीं है, ये तो आपका u और v का है। हमें तो x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने शुरू में क्या माना था, यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। हमने शुरू में माना था यहाँ पे कि 1 बटे x माइनस 1 बराबर हमने क्या माना था, u, और इधर माना था हमने 1 बटे y माइनस 2 बराबर हमने क्या माना था, v माना था। अब यही इनकी वैल्यू क्या कर देना है, पुटअप कर देना है, ठीक है, और x y की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे x माइनस 1 बराबर u की वैल्यू अभी याद देखें कितना आया है, 7 बटे 21 आया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1 बटे y माइनस 2 बराबर v का वैल्यू कितना आया है, 1 बटे 3 आया है, ठीक है। अब आपको सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं, हल करना है। तो x माइनस 1 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7 में गुणा करेंगे 7 एकम 7 बराबर 21 को गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 7x बराबर 21 माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 7x बराबर 21 और 7 कितना होता है, 28, और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए तो 28 बटे क्या हो जाएगा, 7 और 7 चौक 28, जो कि आप देख पा रहे हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू तो 4 आ गया। अब इसको हल कर लिया जाए तो y माइनस 2 को गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर, और 3 को गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ से कैलकुलेट करें y बराबर तो 3 और माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो y बराबर 5 आ गया और x बराबर 4 आ गया। यही हो गया आपका हल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। तो पहला प्रश्न आप लोगों को आई होप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ x की वैल्यू आ गया और यहाँ y की वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार को प्रश्न करना आपको आना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। आपको बहुत अच्छे से इस प्रश्न को लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न 2020 में, 19 में, 16 में, 15 में, 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ ही NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने
और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय कितना लगता है? 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे लगाते हैं इस प्रश्नों को, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि एक नाव की शांत जल में चाल, तो हमको दिया है, यहाँ लिखेंगे। देखिए जो चीज दिया है और जो चीज़ पूछा है पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखिए सवाल एकदम चुटकियों में अच्छे से लग जाएगा, एकदम आसानी से। जैसे दिया है, हमको क्या दिया है? एक नाव की शांत जल में चाल, तो हम लिखेंगे कि दिया है क्या? शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना दे रखा है? तो 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। ठीक है, और ये हमसे पूछा है क्या लास्ट में? धारा की चाल। तो धारा की चाल तो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे इसको कि माना धारा की चाल, माना धारा की चाल। तो जो चीज़ मालूम नहीं होती तो उसको मान लिया जाता है। तो माना धारा की चाल क्या मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर घंटा रही होगी। ठीक है, यही वैल्यू हमको निकालना है। माना धारा की चाल क्या मान लेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए जब शांत जल में नाव की चाल हमने 15 मान लिया और धारा, माना धारा की चाल हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर पर घंटा मान लिया। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय कितना लगता है? 4 घंटे 30 मिनट लगता है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम निकालेंगे कि धारा के अगर अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो देखिए क्या होता है कि जब धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल होता है तो दोनों चालें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ निकालेंगे हम लोग धारा पर चाल निकालेंगे। धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी? तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बस सिंपल फंडा यह होता है कि जब धारा के अनुकूल नाव की चाल पूछेगा ना तो दोनों चालें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस क्या? x किलोमीटर पर घंटा। ये धारा के अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तथा धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल कितना हो जाएगा? तो चालें घट जाएंगी। ठीक है, तब 15 माइनस x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो यह कंसेप्ट आपको याद करना कि अगर प्रतिकूल पूछता है, ठीक है, प्रतिकूल मतलब समझना है विपरीत उसकी, यहाँ पे विपरीत लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। इसमें विपरीत ही बोला है ना। तो देखिए माना धारा के विपरीत या प्रतिकूल पूछे तो चालें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। और धारा के अनुकूल चाल तो क्या हो जाएगा? चालें जुट जाएंगी। तो यहाँ से तो पहले हमको दोनों चाल निकल गया। ठीक है, चाल निकल गया आपका। चलिए अब देखिए धारा की दिशा में जाने में लगा समय निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे समय निकल जाएगा ना, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी हमको मालूम हो गया और समय भी है। दूरी हमको मालूम दिया है, उसमें दूरी कितना? 30 किलोमीटर दिया है और आपका चाल तो दे रखा है, तो चाल निकाल देंगे। तो लिखेंगे कि धारा के, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? समय निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी किसके? अनुकूल। ठीक है, लिखेंगे धारा के दिशा, धारा की दिशा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। तो जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है यहाँ पे? दूरी बटे क्या होती है? चाल होती है। दूरी बटे चाल होती है। तो यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा? दूरी, और भी किस? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा का मतलब क्या? अनुकूल नाव की, अनुकूल नाव की चाल लेंगे। ठीक है, दूरी की जगह क्या लेंगे? 30 किलोमीटर।
30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। चाल इसकी क्या होगी, जो कि धारा की दिशा में है तो अनुकूल चाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कि बटे में 15 प्लस क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मालूम चल जाएगा यहाँ पे कि 30 बटे 15 प्लस x क्या आ गया, घंटा आ गया। ठीक है, क्लियर। धारा की दिशा में जाने में लगा समय। ठीक है, इसी तरह धारा के विपरीत दिशा में भी तो समय लगेगा, तो यहाँ लिखा लेंगे कि धारा के विपरीत, और जब उधर से आएगा तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। ठीक है, अब हम निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। तो समय मतलब कि दूरी तो सेम वही है, दूरी आपका तो 30 किलोमीटर ही तय कर रहा है, लेकिन भाई धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसकी चाल चेंज हो जाएगी। तो धारा के विपरीत में चाल क्या है, 15 माइनस 1, तो हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया आपका क्या 30 बटे 15 माइनस x आवर घंटा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि हमने समय भी क्या किया, निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे अब हमको कुल समय दिया है, ना। यहाँ पे देखिए कह रहा था कि कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाव द्वारा, क्या लिखेंगे, नाव द्वारा कुल लिया गया समय, नाव द्वारा कुल लिया गया समय कितना है, तो 4 घंटे 30 मिनट। क्या है, 4 घंटे 30 मिनट है। तो ये जो 4 घंटे 30 मिनट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, 4 घंटे। अब क्या करेंगे, मिनट को भी घंटा में चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी ये वाली के घंटा में आई है। तो 4 घंटे अब प्लस 30 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हमें 60 से भाग देना पड़ेगा, तो 30 बटे 60 घंटे हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मालूम चल जाएगा आपको कि 1 0 से 1 0 कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 बटे 2 घंटा। ठीक है, इसका मतलब होता है 4 दूनी के 8, 9 बटे 2 घंटे। ठीक है, ये पूरा टोटल समय लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि 9 बटे 2 घंटे टोटल जो समय लग रहा है, वो धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय और क्या धारा के दिशा में जाने में लगा समय, इन दोनों समय के योग के बराबर तो ये होगा पूरा टोटल का टोटल समय। बिल्कुल, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी 6 नंबर का क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोनों ये तो हो जाएगा आपका धारा के दिशा में जाने में लगा समय कितना था, 30 बटे 15 प्लस x घंटा। इसको जोड़ दिया जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना था, तो 30 बटे 15 माइनस x घंटा। ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 9 बटे 2 घंटे, क्योंकि टोटल समय लग रहा है इतना ही। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 30 इसमें भी 30 इसमें भी है, तो 30 ले लिया जाए कामन, 30 कामन ले लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 बटे 15 प्लस क्या बच जाएगा x, और बीच में प्लस, यहाँ में 30 चल जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे 15 माइनस x। ठीक है, अब बराबर जब हो जाएगा 9 बटे 2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पेज में थोड़ा दूसरा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक भर गया है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई परेशानी 1% नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कि 30 तो ऐसे रहने वाला है, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 प्लस x, और एक में क्या हो जाएगा 15 माइनस x। ठीक है, तो 15 प्लस x से 15 प्लस x कैंसिल, 15 माइनस x को गुणा अगर एक में करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, अब 15 माइनस x का 15 माइनस x से कैंसिल, तो बचा 15 प्लस x। अब 15 प्लस x को गुणा एक में करूँगा तो यह आ जाएगा 15 प्लस x, कोष्टक बंद, बराबर 9 बटे क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। यहाँ तक बताइए किसी चीज़ को समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 30, और यहाँ से 15 माइनस x, बीच में प्लस, फिर क्या है 15 प्लस x है।
ठीक है। और बटे में दे रखा है 15 प्लस एक्स और यहाँ पे दे रखा है 15 माइनस एक्स, कोष्टक बंद, बराबर 9 बटे क्या दे रखा है 2 दे रखा है। यहाँ से एक चीज़ देखिए, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 30, ऊपर क्या बच जाएगा, ये तो 30 बाहर है, 15 और 15 30, और नीचे बच जाएगा आपका 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, कोष्टक बंद, बराबर 9 बटे 2 बच जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 30 को गुणा 30 में होगा, ये हो जाएगा पूरा 900। अब बटे में ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला बनना है, तो 15 में 15 गुणा करेंगे, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी जानते हैं ना फार्मूला आप लोग, देखिए ए प्लस बी, अगर ए कोष्टक में ए माइनस बी हो तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और माइनस एक्स यहाँ पे हमारा बी है, तो बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पे आ गया 9 बटे 2। अब यहाँ से देखिए 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 225 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर, और 900 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 900 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका कि 9 से कटा दीजिए, पूरा कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि 225 और प्लस 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 200, और माइनस एक्स स्क्वायर उधर भेज दूंगा तो प्लस एक्स स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, फिर बराबर 225 में से 200 जाएगा तो बच जाएगा 25, बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा कड़ी में 25, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी कि एक्स बराबर 5, एक्स बराबर -5, तो ऋणात्मक वैल्यू तो लेंगे नहीं, तो एक्स बराबर क्या लेंगे 5 लेंगे, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर आ गया। तो इसलिए हमसे क्या पूछा था, धारा की चाल, इसलिए धारा की चाल, क्योंकि एक्स हम धारा की चाल हमने एक्स माना ही था, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देख पा रहे हैं प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा प्रश्न था, हमने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को कवर किया आप लोगों को बताने में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप आपको ये सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना, आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश इंटू साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 बराबर 7/4 हो। कह रहा है कि LHS हल करके RHS आपको लाना है। एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या होता है इसमें, जब तक वैल्यू नहीं मालूम रहेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू मालूम करिए क्या कि आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है। अगर इसको जिसको मालूम है तो उसके लिए प्रश्न कुछ नहीं, एकदम हलवा प्रश्न है, ठीक है। तो हम पहले बायां पक्ष उठा लेते हैं, बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष लाना है। तो बायां पक्ष में क्या है आपका कि cos 0 अंश और प्लस दे रखा है यहाँ पे साइन 30 अंश और प्लस साइन यहाँ पे 45 अंश, एक कोष्टक में, फिर इंटू लगा हुआ है, फिर एक कोष्टक में दिया आपको साइन 90 अंश और प्लस दे रखा है क्या cos 60 अंश माइनस क्या दे रखा cos 45 अंश, ठीक है, बराबर। अब cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है 1, साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है 1/2, और प्लस साइन 45 अंश का वैल्यू होता है 1/ कितना करड़ी में 2 होता है, तो एक कोष्टक में हो गया, इंटू यहाँ पे साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है 1, और प्लस cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2, और माइनस cos 45 अंश का वैल्यू होता है 1/करड़ी में 2 होता है। क्लियर यहाँ तक। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि 2 एकम 2 1 3/2 और प्लस ये हो जाएगा 1/करड़ी में 2, ठीक है। इसी तरह 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, फिर हो जाएगा माइनस 1/करड़ी में 2। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि इसे अगर ए 3/2 को ए मान लिया जाए और 1/करड़ी में 2 को बी मान लिया जाए तो ए प्लस बी, और वही सेम चीज़ इधर भी है तो ए माइनस बी, तो फार्मूला बन जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कि 3/2 का हमें क्या कर देना है यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, और फिर माइनस
बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 का हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो जैसा कि प्राप्त होगा हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 2 का स्क्वायर मतलब 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, बच गया 9 माइनस इसमें देंगे भाग तो 2 दूनी 4, 2 को गुणा में करेंगे तो 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 में से 2 जाएगा तो 7/4 और 7/4 देखिए यही तो लाना था हमको, देखिए सीध करके 7/4 यहाँ पे आ गया आपका क्या दायां पक्ष आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और देखिए वैल्यू बस मालूम रहेगा ना, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ वैल्यू का खेल है, वैल्यू आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर पक्का करने वाला है 6 नंबर। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो देखिए कैसे इसे हल करेंगे और इस प्रश्न को आपको लगाना आना ही चाहिए। प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 5,280 रुपया है। क्षेत्र की 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई की जाती है। खेत की जुताई का खर्चा ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका कहने का मतलब ये चीज़ है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा इतना आ रहा है। कोई एक वृत्ताकार या खेत है, ठीक है, और इस खेत पे बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना का मतलब कि यहाँ पे आपको तार लगाना है, पूरा चार खेतों के चारों तरफ क्या लगाना है, तार लगाना है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 1 मीटर तार लगाता हूँ, ठीक है, 1 मीटर दूरी अगर मैं तार लगाता हूँ तो उसका मैं 24 रुपया देता हूँ। और ऐसे पूरा हमने तार लगवाया और कितना दिया, 5,280 रुपया दिया। फिर कह रहा है कि अगर अब इस खेत की जुताई करवाना है, तो इस खेत की अगर हम जुताई करवाता हूँ तो 1 मीटर, अगर 1 मीटर अगर खेत जोतेगा वह, तो हमसे लेगा 0.5 रुपया। तो पूरा खेत जोतेगा तो कितना रुपया लेगा, ये हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका पूरा क्षेत्र खेत का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि 1 मीटर जोता है तो 0.50 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो पूरा खेत जोतेगा तो कितना, पूरा हमें क्षेत्रफल मालूम रहेगा तभी तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कह रहा है कि बाड़ लगाना, बाड़ लगाने का मतलब कि जो वृत्त है, तो वृत्त के अगर चारों तरफ बाड़ लगाएगा तो वृत्त की चारों तरफ की लंबाई क्या कहलाती है, पूरी परिधि कहलाती है। मतलब कि अगर पूरा बाड़ लगाने का मतलब क्या होगा, पूरी परिधि को बाड़ लगाएगा चारों तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्ताकार खेत की परिधि, क्योंकि वृत्ताकार खेत की पूरी परिधि क्या कहलाएगी, इस बाड़ की लंबाई क्या लाएगी। तो यहाँ लिख लीजिएगा वृत्ताकार खेत की परिधि कोष्टक में बाड़ की लंबाई, मतलब उसको बाड़ की लंबाई तो कहेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वृत्ताकार खेत की परिधि। तो देख लेते हैं वृत्ताकार खेत की परिधि कितनी होगी। तो अच्छा एक बात बताइए हमें, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम कि टोटल पैसा कितना दिया है, 5,280 रुपया। 5,000 टोटल पैसा लग रहा है, 5,280 रुपया। अगर इसमें मैं 24 रुपया का भाग दे दूं तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा वैल्यू कितना, 220। तो ये 220 मीटर आ जाएगा। मतलब हमको मालूम चल जाएगा कि 220 मीटर का, ठीक है, 220 मीटर अगर करेगा तो कितना आ जाएगा उसकी, 220 मीटर हमारा पूरा क्या हो गया, खेत की परिधि हो गई। क्योंकि पूरा देखिए क्या बोला है कि 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 5,280 रुपया रहा है। कह रहा है कि 1 मीटर का अगर मैं 24 रुपया दे रहा हूँ, ठीक है, तो 1 मीटर बाड़ लगाने का 24 रुपया दे रहा हूँ और टोटल में दे रहा हूँ 5,280 रुपया। तो 5,280 में अगर मैं 24 का भाग दे दूँ तो हमको मालूम चल जाएगा कि हमारा खेत की जो परिधि है वो कितनी है, 220 मीटर। तभी तो देखिए अगर 1 मीटर का 24 रुपया तो 220 मीटर का तभी तो 5,280 रुपया देगा पूरा टोटल। तो यहाँ से पूरा टोटल निकल गया, ये वृत्त की क्या निकल गई, परिधि, मतलब कि चारों तरफ हमको मालूम चल गया कि हमारा खेत की जो परिधि है, जो दूरी है 220 मीटर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेत की परिधि, खेत की परिधि, खेत हमारा वृत्ताकार है तो वृत्ताकार की परिधि क्या होती है, 2πr। और 2πr की वैल्यू दे रखा है हमको कितना, 220 दे रखा है। तो यहाँ से 2 गुणे पाई का मान 22/7 और यहाँ से आर की वैल्यू निकल सकता है तो हो जाएगा 220।
तो 22 दाह में 220 और 2 से काटेंगे तो 2 पाँचे 10, हार बराबर 7 को गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 7 पाँचे 35। अब यहाँ से त्रिज्या हमको क्या निकल गया 35 मीटर निकल गया। तब त्रिज्या निकल गया तो हम आराम से खेत का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि खेत का क्षेत्रफल, अब खेत का क्षेत्रफल, खेत हमारा क्या है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। त्रिज्या हमारे पास कितनी है, त्रिज्या हमारे पास कितने है 35 है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 35 गुणे 35 हो जाएगा, तो 7 पाँचे 35, ये हो जाएगा 22 गुणे कितना 35 गुणे 5। ठीक है, इतना आ जाएगा 22 गुणे 35 गुणे 5 क्या आ जाएगा इसका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पूरा खर्चा कितना लगेगा जुताई करने में। ठीक है, तो जैसा कि जान रहे हैं आगे बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं खेत जोतूंगा तो 0.50 रुपया लूँगा, तो इतना मीटर स्क्वायर खेत जोतेगा तो कितना लेगा। तो ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे खेत की जुताई का खर्चा, खेत की जुताई की खर्चा। तो खेत की जुताई का खर्चा क्या आ जाएगा, गुणा कर लिया जाएगा कि 22 गुणे 35 गुणे 5 में गुणा कर दिया जाएगा 0.50 का। ठीक है, अब गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर प्राप्त आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1925 रुपया। गुणा करने पे आ जाएगा। ठीक है, गुणा कीजिएगा इतना ही आएगा 1925 रुपया आ जाएगा टोटल खर्चा पूरा अगर वो खेत को जुतवाता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। तो यहाँ से आपका 20 4 प्रश्न 4 में से तो क्या 6 को 24 नंबर आपका तैयार हो गया। तो 20 मान के चलते हैं, प्रश्न नहीं आएगा तभी भी आप अच्छे तरीके से 20 अंक यहाँ से अर्जित कर पाएंगे, मेरा वादा है। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।